हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे मुहाने पे आके खड़ा हुआ है जहां वह शनय शनय धीरे धीरे कमजोर होता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। दोस्तों, ऐसे मुकाम पे, ऐसे मुहाने पे हम कैसे आकर खड़े हुए, यही बात मैं सुबह से सोच रहा था। इसी बात पे विचार मंथन कर रहा था और मैंने सोचा कि आज का वीडियो मैं इसी विषय पे बनाऊं। दोस्तों, इस विषय पे अपना विचार रखने के साथ ही मैं आपको 3 टॉप क्लास पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वर्ल्ड के माने हुए 3 टॉप क्लास पॉलिटिकल साइंटिस्ट की लिखी हुई किताबें दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है अपनी किताब में और क्या थ्योरीज जो है वो उन्होंने रखी है। तो अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा। दोस्तों, आज मेरे पास में एक न्यूज आई। मैं कैसे इस विचार पे आया कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मुझे आज मेरे एक मित्र ने, बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने समाचार दिया कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो है सतीश कुमार जी, उनको फिर से जो है 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब बड़े ही दुखी थे, विस्मित थे वो। उनका ये मानना था कि इंडियन रेलवेज जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्या इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक भी ऐसा टैलेंटेड, ऐसा सामर्थ्यवान इंजीनियर या ऑफिसर नहीं है जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बन सके। इतने सालों से रेलवे बोर्ड में ऑफिसर्स आते रहे हैं, परंतु पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही आदमी को 3 बार एक्सटेंशन मिला। अब आप बोलोगे कि इसका डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है, मैं आपको समझाऊंगा। परंतु मैं आपको यह बता रहा हूं कि किसी भी प्रजातंत्र को सिर्फ नेता नहीं चलाते। नेता कुछ ब्यूरोक्रेट्स की मदद से जो है वो राष्ट्र को चलाते हैं। और डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक तरीके से आप कह लीजिए कि उस पर कुठाराघात तब होता है जब लोकतंत्र मेरिटोक्रेसी को कहीं पीछे हाशिए पे धकेल देता है और फेवरेटिज्म जो है वो टॉप पे आ जाता है। तो रेलवे के कर्मचारियों में, रेलवे के ऑफिसर्स में आज की डेट में बहुत ज्यादा मायूसी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये सब एक सपने संजो के आए थे कि हमारा प्रमोशन होगा, हमें भी कभी मौका मिलेगा। परंतु एक ही आदमी को बार बार मौका देके आप ना जाने कितने करियर जो है वो खराब कर रहे हैं। और यहीं से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि ये वही सरकार है जिसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके जरिए जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उन पे बार बार जो है इन्होंने छापे डलवाए। और कैसे छापे डलवाए? ईडी के जो डायरेक्टर थे उनको, उन साहब को कई बार जो है इन्होंने एक्सटेंशन दिलाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजय कुमार मिश्रा जी की। संजय कुमार मिश्रा जी के केस में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उसके बाद में जाके जो है ईडी में एक नए ऑफिसर की नियुक्ति हुई 5 साल 6 साल बाद एज ए डायरेक्टर। ये वही सरकार थी जिसने रात में सीबीआई के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया था रात में 2 बजे। किसी और को, नागेश्वर राव जहां तक मुझे याद आ रहा है, उनको सीबीआई का एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया था और आलोक वर्मा जी को बाहर कर दिया गया था। मैं क्यों ये सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स ही देश को चलाते हैं। ये वही सरकार है जिसके टाइम में सुप्रीम कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था किस तरीके से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये पुरानी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं जो आगे कठिन चीजें आपको बताने वाला हूं वो आपको आराम से समझ में आए। और यहीं से आरंभ होता है पहली किताब जो कहती है डेमोक्रेसी इरोड्स फ्रॉम टॉप, यानी लोकतंत्र का विनाश जो होता है, लोकतंत्र जो धीरे धीरे विलुप्त होता है, वो टॉप से होता है, टॉप से डाउन जाता है, ना कि बॉटम टू टॉप जाता है। यह किताब लिखी है लैरी बर्टल ने, वर्ल्ड के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये
प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में, काफी नाम है इनका, काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो डेमोक्रेसी इरोड्स फ्रॉम टॉप में लैरी बर्टल ने क्या कहा? लैरी बर्टल जी का ये मानना है, ये कहना है कि ऊपर जो बैठा आदमी है वो आदमी ही डेमोक्रेसी को सशक्त बनाया जाए या कमजोर बनाया जाए, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है, जिम्मेवार जो रहता है, वो टॉप पे बैठा हुआ आदमी रहता है। और लोकतंत्र कभी भी इसलिए कमजोर नहीं होता है क्योंकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से समाप्त होता है। लोकतंत्र का विनाश तब होता है जब ऊपर बैठा हुआ एक महत्वाकांक्षी नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे उस राष्ट्र के सभी संस्थानों पे एक एक करके हमला करता है, उसके फ्रीडम को छीनता है और उस पर कब्जा करता है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या रेलवे बोर्ड या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों, लोकतंत्र का जो समापन है वो समापन ऊपर से शुरू होता है, और ऊपर से तभी शुरू होता है लैरी बर्टल जी के हिसाब से जब ऊपर बैठा हुआ एक महत्वाकांक्षी लीडर सारे अपने राष्ट्र के संस्थानों को नष्ट करना शुरू कर देता है अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं देखा जा रहा, हम देख रहे हैं कि कई राष्ट्रों में ये चीज हुई। हंगरी में हुआ। हंगरी में विक्टर ओरबान ने लगभग 19 साल शासन किया, एकदम आप कह लीजिए कि आयरन क्लैड टाइप जो है, एकदम बहुत ही ज्यादा मुट्ठी में रख के हंगरी पे उन्होंने शासन किया। परंतु हमने क्या देखा, 2026 में बहुत बुरी हार हुई विक्टर ओरबान की। magyयार नए राष्ट्रपति बने हंगरी के। इसके विरोध में विक्टर ओरबान ने एक रैली ऑर्गेनाइज की कि मेरे से इलेक्शन चोरी किया गया है, और उस रैली में मात्र 2000 लोग पहुंचे। दोस्तों, मात्र 2000। ये इंडिया की मीडिया में कहीं नहीं छपा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये टॉप न्यूज थी। 19 साल शासन किया हुआ आदमी ने आंदोलन का आगाज किया, आह्वान किया, और उस आंदोलन में मात्र 2000 लोग पहुंचे, और वो इतने ज्यादा निराश हुए कि वो खुद ही उस आंदोलन में नहीं पहुंचे। फिर लोगों को, जनता को देख के यही हाल होता है एक ऑटोक्रेटिक व्यक्ति का। शासन तो वो अपने मनमाने तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की मदद से कर लेता है, पर जब सत्ता उससे दूर जाती है तो काला कुत्ता भी नहीं उसको पूछता। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी अमेरिका में यही हुआ था, जब उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में वॉर किया था और हजारों अमेरिकी सैनिकों की शहादत हुई थी और लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। सब प्राइम क्राइसिस में लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए थे, लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2 बार राष्ट्रपति चुन के आए, पर जब उनके जाने का समय हुआ तब उनको वैसी विदाई नहीं मिली जो एक राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। दोस्तों, लैरी बर्टल जी ने इस किताब में डेमोक्रेसी इरोड्स फ्रॉम टॉप में ये भी लिखा है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर की जो एक इमेज बनाई जाती है, जो पॉपुलिस्ट वेव की बात की जाती है, ये झूठ है, मिथ्या है, फौकनाड़ी है, अगर हमारे नागपुर की भाषा में कहा जाए तो। ये एक लीडर मीडिया की मदद से अपनी इमेज गढ़ता है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश में विश्व गुरु की इमेज, उनका कहना है कि ये हर चीज में उस लीडर का नाम डालना। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, मोदी पॉलिसी, मोदी गवर्नमेंट, मोदी एजेंसी, यानी कि देश के अंदर में एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट है। पॉलिसी कोई कैबिनेट नहीं बना रहा, मोदी जी बना रहे हैं। जब इस तरीके की चीजें एक व्यक्ति को ही प्रमोट प्रोजेक्ट करने का जब प्रपंच चल पड़े, जब प्रोपेगेंडा चल पड़े और उसका एक छवि गढ़ने का प्रयास किया जाए, पॉपुलिस्ट छवि, तो आप समझ जाना कि भैया यहां से जो है डेमोक्रेसी का विनाश धीरे धीरे होना आरंभ हो गया है, शुरू हो गया है। लैरी बर्टल ने इस किताब में यह भी कहा है कि डेमोक्रेसी जब समाप्त होती है तो ये समाप्त होती हुई डेमोक्रेसी जो है, इसका जो विलन है वो जनता नहीं है जिसका विश्वास हट गया प्रजातंत्र के ऊपर से, बल्कि इस विनाश होते हुए लोकतंत्र का मुख्य कारण जो है वो है
ऊपर बैठा हुआ महत्वाकांक्षी लीडर और उसके इर्द गिर्द जो एलीट क्लब जिनको फायदा होता है, चाहे वो रईस पूंजीपतियों का कुछ जमावड़ा हो या कुछ बहुत ही महत्वाकांक्षी नेताओं का जमावड़ा हो, ये सारे लोग जो हैं, जो एलीट क्लब जो टॉप पे बैठा है, इनके कारण प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, उसका विनाश होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है। उन्होंने क्लियरली कहा कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए टॉप डाउन अप्रोच जो है वो ही मेन जिम्मेदार है, ना कि जो क्लासिकल थ्योरी में बात कही जाती है बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी लोग जितने जागरूक रहेंगे उतना प्रजातंत्र सशक्त रहेगा। ये गलत बात है। लोग जो है जागरूक भली रहे, परंतु ऊपर बैठे हुए आदमी ने ठान लिया कि प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की बैंड बजानी है, तो लोकतंत्र की बैंड बजा देगा। दोस्तों बॉटम अप, अब ये टॉप डाउन थ्योरी जो है, ये तो लैरी बर्टल ने दिया अपनी किताब में डेमोक्रेसी इरोड्स फ्रॉम टॉप, बट जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बॉटम अप डिसइल्यूजनमेंट थ्योरी है, ये भी बहुत पुरानी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया है याश्चा मोंक और रोबर्टो स्टीफन फोआ ने, ठीक है, ROBERTO, स्टीफन STFAN, फोआ FOA, ठीक है, याश्चा मोंक YASCHA, मोंक MOUNK। मैं जान के ये स्पेलिंग आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी गूगल करके जो है वो इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आप, मैं देखता हूं यूट्यूब पे बड़े पॉलिटिकल चैनल्स चलते हैं, आधे से ज्यादा चैनल्स में वृद्ध वयोवृद्ध लोग जो हैं बैठ के बताना चालू कर देते हैं कि चंद्रशेखर ने ये कहा था और नरसिम्हा राव के समय में ये हुआ था और चौधरी चरण सिंह ने ऐसा कहा था, और किस तरीके से जो है पावर ब्रोकर्स थे, ये चंदा स्वामी टाइप लोग थे। आई मीन ये सब चीजें जान के आपका क्या ज्ञान वृद्धि हो रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो? इस टाइप के चैनल्स जो है बेसिकली एंटरटेनमेंट का मुद्दा है। कुछ चैनल है, जैसे एक चैनल जिसपे मैं जाता था, अब जाना बंद कर दिया, उसका दो ही काम है, अमित शाह मोदी के खिलाफ उठ पटांग कुछ भी बोलते रहो विदाउट हैविंग एनी एविडेंस या कोई थ्योरी की। पहली चीज यानी ब्लॉक करो। और मुझे मालूम है कि ये लोग सिस्टम के ही हैं, या अमित शाह और मोदी के बनाए हुए लोग हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतने होशियार हैं कि ये दोस्त तो अपने पसंद से चुनते ही हैं, दुश्मन भी इनके ही पसंद के रहते हैं। ये वही लोगों को दुश्मन सिस्टम में खड़ा करके डालते हैं। आपको लगेगा कि ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, पर ये लोग सिस्टम के ही क्रिएट किए हुए हैं मीडिया के अंदर में, और ये मलाई खा रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये दो ही तरीके के न्यूज, खाली उटपटांग विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलो या आरएसएस को गरियाते रहो या कांग्रेस की बड़ाई करते रहो, कोई गलत नहीं है, बट हर चीज के पीछे एक थ्योरी, एक एविडेंस होना चाहिए। और एक चैनल पे आता है, सारे चैनल्स फिर उसी को पकड़ के बोलना शुरू कर देते हैं। जो पॉलिटिकल न्यूज और जिस तरीके से पॉलिटिक्स का विश्लेषण हो रहा है भारत के यूट्यूब चैनल्स पे, मैं उससे बहुत ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इससे जनता कुछ सीख नहीं रही है, जनता कुछ समझ नहीं रही है। या तो भाजपा का प्रोपेगेंडा हो रहा है, या कांग्रेस की वाहवाही हो रही है, या कोई दूसरे रीजनल पार्टी की वाहवाही हो रही है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें, सोचें तो आपको सिर्फ बतकही लगेगी। बतकही है, एंटरटेनमेंट है। आप एंटरटेनमेंट देखना है तो नेटफ्लिक्स देख लीजिए भैया, अमेजॉन देख लीजिए, डिज्नी हॉटस्टार देख लीजिए, परंतु पॉलिटिकल, अगर आपको पॉलिटिक्स में वाकई में इंटरेस्ट है तो रीड डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज। ये मेरा छठा या सातवां पॉलिटिकल वीडियो है पिछले 8-10 दिनों में। हर वीडियो में मैंने आपको बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट और उनकी क्या थ्योरी रही है वो बताया, और उसको भारत के साथ में कोरिलेट किया है, आज के भारत के साथ, जो कई सालों पहले, कई दशकों पहले बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिख के चले गए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? ताकि दोस्तों आपको समझ में आए, आप राइट फ्रेम, राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को एनालाइज कर सको। चलिए बढ़ते हैं दूसरी किताब की तरफ। अच्छा, याश्चा मोंक और इन्होंने कहा था रॉबर्टो फुआ ने, जो बॉटम अप
डिसइल्यूशमेंट थ्योरी जो दी थी, उनका कहना था कि डेमोक्रेसी का जो बैक स्लाइडिंग होता है, जो प्रजातंत्र पीछे जाता है, उसका मेन रीजन ये है कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हट जाता है और लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि एलीट का कब्जा हो गया पूरे सिस्टम पे और हम ये एलीट लोगों से नहीं लड़ सकते। शायद यही कारण है कि बार बार आपके भी मन और मस्तिष्क में ऐसे दिखने वाले चैनल जो लगता है कि ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, परंतु वो बार बार आपके दिमाग में ईवीएम 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 की बात डालते हैं ताकि आपको ये लगने लगे कि भैया मेरा वोट डालने का कोई महत्व नहीं है, मैं वोट डालने जाऊं भी क्यों यदि ईवीएम से ही सारे रिजल्ट आ रहे हैं। हो सकता है वैसा हो रहा हो, परंतु कहने का अर्थ यह है कि यदि आप भी हार मान के घर में बैठ जाएंगे तो जो एक प्रतिरोध हो सकता था, जो एक प्रतिशोध की ज्वाला आपके मन में ये सारी गलत पॉलिसीज को देख के उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न होनी बंद हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो एक सुप्त समाज का निर्माण होगा, एक ऐसा समाज जहां पे सभी लोग सोए हुए हैं। तो क्या आपको एक ऐसा समाज और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां पे लोग जो है वो पूरी तरीके से डिसइल्यूजन्ड हो गए सिस्टम से, कि आपको सिस्टम में रह के जो गलत दिख रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, या आपको सोचने की जरूरत है। तो ये ट्रेडिशनल जो बॉटम अप थ्योरी थी, ये बड़ी ही निराशावादी थ्योरी थी, इस पे मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब इन्होंने लिखी वो थी डेमोक्रेसी फॉर रियलिस्ट। डेमोक्रेसी फॉर रियलिस्ट किताब जो है ये लैरी बर्टल और क्रिस्टोफर एश्चन ने लिखी है। क्रिस्टोफर एश्चन जो है ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जाने माने और वर्ल्ड के जाने माने जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपनी किताब में, इन दोनों ने अपनी किताब में क्या कहा था, इन्होंने ये क्वेश्चन डाला था, पूरी किताब इस क्वेश्चन की इर्द गिर्द घूमी थी कि व्हाई इलेक्शंस डू नॉट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इलेक्शन जो है उसके द्वारा क्यों एक ऐसी सरकार का निर्माण नहीं होता जो जनता के कार्यों के या जनता के प्रति उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिव रहे। और उस सवाल को रख के इन्होंने पूरी किताब का ताना बाना इसके इर्द गिर्द जो है वो जो है इन्होंने गढ़ा। इनका इस किताब में जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि भाई जो हम ये सोचते हैं कि लोकतंत्र इशू बेस्ड यानी मुद्दों पे आधारित जो है वो राजनीति होती है, ये एकदम गलत है। लोग आज भी ट्राइबल थॉट के हैं, ट्राइबल मेंटालिटी के हैं, और वो कभी भी अपने आप को एक समूह, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पे हो, चाहे प्रांत के नाम पे हो, उससे अपने आप को कनेक्ट करके ही वोट डालते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि कुंभी बहुल यानी ओबीसी की एक जाति है, या आप कह लीजिए कि मराठा बहुल, महाराष्ट्र में जो मराठा है उनके एरिया में एक मराठा को ही जो है खड़ा किया जाता है, क्योंकि जनता जो है, पब्लिक जो है वो आज भी एक ट्राइबल थॉट में जी रही है। वो अपने ट्राइब के लोगों को ही वोट देना पसंद करती है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि भाई करप्शन के मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है, या अच्छी शिक्षा, अच्छी मेडिकल व्यवस्था नहीं है, इस पे इलेक्शन हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं लैरी बर्टल और क्रिस्टोफर एशन के हिसाब से। इनका मानना है कि भैया लोकतंत्र जो है इसमें लोगों का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर आज भी ट्राइबल टाइप बिहेवियर है। यानी हजारों साल पहले जो लोग कबीले में रहते थे वो कैसे करते थे, सैकड़ों कबीले थे और ये कबीले सब आपस में लड़ते थे, और हर कबीले का लोगों की जिम्मेदारी थी कि अपने सरदार के साथ खड़े रहना है। तो वैसी आज जाति और धर्म जो है वही कबीले का काम कर रही है, और आज लोग जो हैं वो जाति और धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा पूंजीपति हार्डकोर क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलिज्म की बात करता है और चुन के आ जाता है। इसीलिए हम भारत में देखते हैं कि हिंदू नहीं, हिंदू धर्म की बात नहीं की जाती है, यहां हिंदुत्व की बात की जाती है। ठीक है, तो ये हिंदुत्व की बात करके जो है वो एक साँचे में सबको पिरोने का प्रयास किया जाता है, जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक। पर वो जो पिरोना है उसका एक उग्र भाव है, वो शांत भाव नहीं है।
ये जो हिंदुत्व का भाव है, ये तांडव मचाने वाला भाव है, ये हाथ जोड़ के या चिंतन मनन करने वाला विचार नहीं है। ठीक है, तो हर अलग अलग देशों में आप देखिए इसी तरीके के नेता उत्पन्न हो रहे हैं। तुर्की में एर्दोगन जो है फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम जो है शासन स्थापित वो कर चुके हैं। तो इनका कहना बहुत सही है, लैरी बर्टल का और क्रिस्टोफर एशन का, कि पॉलिसी ड्रिवन राजनीति नहीं होती है। पॉलिसी ड्रिवन राजनीति नहीं होती है, पॉलिसी ड्रिवन चीजों को ध्यान में देके वोट नहीं डाला जाता है, बल्कि कबीले भाव से, कबीलों का जो भाव था पहले, थिंकिंग जो थी, वही आज भी बरकरार है। दोस्तों, अब इसके बाद में आपको मैं तीसरी किताब के बारे में बताना चाहूंगा। ये किताब है डेमोक्रेसी। ये जो किताब है डेमोक्रेसी, इसको लिखा है जेसन ब्रेनन ने। जेसन ब्रेनन जो है ये भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये किताब जो है ये मेरे को बहुत मतलब अलग ही किताब है, अलग ही लेवल पे आपको ले जाएगी। इस किताब का ये कहना था कि भैया जनता जो है, इन्होंने भी ये कहा कि ये पॉलिसी ड्रिवन विचार पे काम नहीं करती है, इसीलिए आपको लोकतंत्र कभी भी जो है वो समझदार लोगों का झुंड मिलेगा ही नहीं। इनका कहना है कि लोकतंत्र में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हॉबिट, दूसरा होता है हुडलुम और तीसरा होता है वल्कन। हॉबिट क्या करता है? हॉबिट जो है वो, उसको कोई मतलब नहीं किसी भी चीजों से, अपैथी रहती है, कुछ भी हो जाए, बच्चे नौजवान जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने घर में बैठा सोया खा पी रहा है, मस्त है। ये हुआ हॉबिट बिहेवियर। दूसरा जो है हुडलुम। ये हुडलुम वो लोग हैं जो उग्र कट्टरपंथी जो रहते हैं, जो हमने देखा है कि अलग अलग जातियों में भी हैं और अलग अलग धर्म में भी हैं, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथ हो या हिंदू कट्टरपंथ हो हमारे देश में, या हमारे देश के बाहर क्रिश्चियनिटी का कट्टरपंथ जो है वो हम राइट विंग जो देख रहे हैं, दक्षिणपंथी, दूर दक्षिणपंथी, वो डेवलप हो रहा है। तो इनका कहना है कि लोग जो है ये हमेशा चरम पे रहते हैं, हुडलुम टाइप के लोग। तो एक हॉबिट टाइप के लोग हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, दूसरे हुडलुम टाइप के लोग हैं जो लोग बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब बोला इन दोनों को संभालने के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सिर्फ एक तीसरा वर्ग है जो है वल्कन। वल्कन यानी समझदार, जो पढ़ा लिखा है, जो सोचता है, जो लिटरेट नहीं है, जो नॉलेजेबल है, जिसको नॉलेज है, जिसको सही और गलत की समझ है, वो जो वल्कन जो वर्ग है, उसी वर्ग ने किसी तरीके से लोकतंत्र को संभाल के रखा है। तो जेसन ब्रेनन का कहना यह था कि लोकतंत्र में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुडलुम और हॉबिट टाइप के लोग जो हैं वो भी वोट डालते हैं, जिससे समझदार व्यवस्था जो है वो बन नहीं पाती है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ एपिस्टोक्रेसी, EPISTOCRACY, आप गूगल करके पढ़ना। इसका अर्थ यह है कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो रैशनल लोग हैं, लॉजिकल माइंड वाले लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता दी जानी चाहिए, इन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और इन्हीं के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ताकि ये एक सक्षम और सशक्त तरीके से लोकतंत्र का निर्माण कर सके और देश को जो है वो विकास के पथ पे लेके चल सके। तो जेसन ब्रेनन की थ्योरी जो है थोड़ी सी आप कह लीजिए कि एक्सट्रीम पे है, जिनका जो ये मानती है कि बहुसंख्यक जनता जो है वो या तो हॉबिट है यानी अपैथेटिक है डेमोक्रेसी को लेके, या हुडलुम है यानी अशांति फैलाने वाली है, और बहुत कम जनता जो है वो वल्कन है, समझदार है। और इनका कहना था कि ये जो कम जनता है, जो माइनॉरिटी में है, ये कम लोग जो पढ़े लिखे हैं, रैशनल लॉजिकल लोग, इनको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे ही लोगों को सत्ता में आना चाहिए। अब दोस्तों 25 मिनट का वीडियो हो गया है, 8-10 मिनट से ज्यादा आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बड़ा हो जा रहा है वीडियो, बट एनीवेज मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। मैं जो ऐसे नोट्स बनाता हूं, जो आपको मतलब मैं बोलता हूं यहाँ पे, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको जीमेल के माध्यम से मैं भेजूंगा।
आप में से कोई भी यदि इंटरेस्टेड है, पहले खेप में, पहले लॉट में जो टॉप 20 वीडियोस मुझे जो अच्छे लगे, मेरे जो फेवरेट हैं, उनके जो नोट्स मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, ये अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। 200 रुपए फीस है, 200 रुपए आप मुझे पे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद में जो है आप पहले मुझे संपर्क कीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आगे करना क्या है। नोट्स की फीस जो है वो 200 रुपए है, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आप 200 रुपए, बहुत कम फीस रखी है मैंने जान के, क्योंकि बार बार आप लोग बहुत आक्षेप मेरे ऊपर लगाते हो कि मैं फीस बहुत ज्यादा लेता हूं। तो 200 रुपए में दोस्तों आपको प्योर गोल्ड, एकदम सोना, जो नॉलेजेबल सोना है, वो आपको मिलने वाला है। आप यदि इसको खुद पढ़ना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।